इस वीडियो को देखने वाले हर एक व्यक्ति ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ब्राउन ब्रेड या वाइट ब्रेड ज़रूर खाई होगी। चाहे ब्रेड पकौड़ा खाया हो, ब्रेड जैम खाया हो, ब्रेड रोल खाया हो। अलग अलग तरीके से हम ब्रेड को यूज़ करते हैं। ब्रेड में मोस्टली 4 चीज़ें पाई जाती हैं। एक आटा, दूसरा नमक, तीसरा पानी और चौथा ईस्ट यानी खमीर। इसके अलावा ब्रेड में कुछ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाए जाते हैं जिससे जो ग्लूटेन स्ट्रैंड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं, यानी कि जो ब्रेड होती है वो मजबूत बनी रहती है, वो भसकती नहीं है, यानी कि टूट टूट के अलग अलग टुकड़ों में नहीं गिरती है, जुड़ी रहती है। जो ईस्ट होता है खमीर, वो सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है और आटे में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसके साथ ये रिएक्ट करता है और उस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, साथ में थोड़ी सी इथेनॉल भी निकलती है और इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। अब देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स होते हैं वो उसी आटे में ट्रैप हो जाते हैं और इसी वजह से जो आटा होता है वो फूलता है और आपको जो फ्लफी ब्रेड मिलती है वो CO2 की वजह से मिलती है। अब आप बात करेंगे इथेनॉल की। इथेनॉल बेसिकली शराब होती है, तो ये भी जब फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है तो कुछ हद तक इवापोरेट होती है और ब्रेड को फ्लफी करती है। और किसी भी ब्रेड में 0.04 से लेके 1.9% तक इथेनॉल के यानी शराब के ट्रेसेस पाए जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटा और इनसिग्निफिकेंट नंबर है और इससे ज़्यादा डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, ब्रेड की इतिहास जो है वो 1857 में पाई जा सकती है, जब लुइस पैस्टर इन्होंने फर्मेंटेशन का आविष्कार किया था। उसके पहले जो रोटी होती थी उसमें ना ईस्ट होता था ना नमक होता था और इसीलिए ना वो फूलती थी और ना ही वो फ्लफी होती थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्रेड यूज करी नहीं जाती थी। कॉर्न होता है, भुट्टा, उसको मेक्सिको में टॉर्टिलास के रूप में बनाया जाता था। बेसिकली जो रोटी होती है वो व्हीट की होती है और जो टॉर्टिला होते हैं वो कॉर्न के होते हैं। अब चलिए मैं आपको ले चलता हूँ 4000 BC में, इजिप्ट में। यहाँ पे हर घर में फ्लैट ब्रेड बनाई जाती थी, लेकिन एक बार क्या हुआ, संयोग से हवा में थोड़ी सी ईस्ट थी और वो ईस्ट जब रोटी के साथ रिएक्ट कर गई तो बन गया ब्रेड। लोगों ने जब ब्रेड खाया तो उन्हें बड़ा सरप्राइज हुआ, लेकिन ये तुक्का एक बार तो लग गया। दोबारा जब लोगों ने कोशिश करी ब्रेड बनाने की तो हवा में ईस्ट तो था नहीं, तो इसलिए ब्रेड नहीं बन पाई। लेकिन ब्रेड के सबसे पुराने ट्रेसेस 4000 BC इजिप्ट में पाए जाते हैं। 300 BC आते आते रोम में ना बेकिंग को एक आर्ट माना जाता था और अफ्रीका से व्हीट इंपोर्ट किया जाता था ताकि ब्रेड बनाई जा सके। क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब अमेरिका को डिस्कवर किया तो वो ब्रेड अपने साथ लेके गया था। अब आप सोचोगे कि इंडिया में ब्रेड कब आई? एक्चुअली इंडिया में ब्रेड लाए थे पोर्टुगीज और सबसे पहले ब्रेड इंडिया में आई थी गोवा और मुंबई के रीजन में पाव के रूप में। इसीलिए आज भी मुंबई में सबसे ज्यादा कोई चीज खाई जाती है स्नैक्स में तो वो खाई जाती है पाव। 1800s आने तक ब्रेड एक इंटीग्रल स्टेपल फूड बन चुकी थी, लेकिन फिर शुरू होता है एक डार्क फेज। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ जाता है, हर चीज कॉमर्शियलाइज हो रही थी, तो फिर ब्रेड कैसे बच सकती है? ब्रेड को भी कॉमर्शियलाइज होना पड़ेगा क्योंकि एवरीथिंग वाज अबाउट प्रॉफिट्स। और शुरुआत होती है 1867 में प्रेस्ड ईस्ट की। अभी तक जो भी खमीर बनता था वो घर में होता था, लेकिन अब वो पैकेट में बिकना शुरू हो गया। आगे चल के ये जो प्रेस्ड ईस्ट है इसका भी एक सब्स्टिट्यूट बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। और जब सोडियम बाइकार्बोनेट ये कार्बोहाइड्रेट्स के साथ रिएक्ट करता था तो CO2 बनती थी और ब्रेड बहुत ही बढ़िया फ्लफी होती थी। एसिड डिराइव किया जाता था लेमन जूस से। कभी कभार आपने अपने घर में देखा होगा कि आपकी मम्मी ने छोले भटूरे बनाते वक्त भटूरे में इनो डाला होगा। एक्चुअली इनो कुछ नहीं है, वो बेसिकली बेकिंग सोडा और सिट्रिक एसिड का मिक्सचर है। तो बेसिकली 1850s तक बेकिंग सोडा बहुत ही फेमस हो चुका था और वो बड़े आराम से कॉमर्शियली मिल रहा था। प्रॉब्लम यहाँ पे भी नहीं थी। समस्या शुरू होती है 1873 से। एडविन लैक्रॉयज नाम के एक महान व्यक्ति ने जन्म दिया स्विस स्टील रोलर का। इसका काम था व्हीट की प्रोसेसिंग करना। जब हम व्हीट की बात करते हैं तो व्हीट में बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है ब्रैन, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है और इसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं। एक्चुअली जैसे एप्पल होता है ना, एप्पल की ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो उसके छिलके में होते हैं। तो अगर आप छिलका हटा के एप्पल को खा रहे हैं तो आपको ज्यादा कुछ मिलने नहीं जा रहा है। उसी तरीके से अगर व्हीट में आप ब्रैन को हटा देते हैं, यानी व्हीट के ऊपर के छिलके को हटा देते हैं,
तो अंदर ना वीट में ज्यादा कुछ होता नहीं है। जो अंदर सेकेंड लेयर होती है वो एंडोस्पर्म कहलाती है और उसके अंदर जो थर्ड लेयर होती है उसे जर्म कहते हैं। और एंडोस्पर्म और जर्म में कोई न्यूट्रिएंट्स और कोई भी विटामिन या मिनरल्स नहीं होते हैं। अब ये इंडस्ट्रीज क्या करती थी, वीट की प्रोसेसिंग करके ब्रैन को हटा देती थी और जो बचता था उसे बेसिकली कहते हैं मैदा, यानी कि रिफाइंड व्हीट फ्लोर। लेकिन इन इंडस्ट्रीज की यहाँ पे भूख कहाँ शांत होने वाली थी। बहुत ज्यादा व्हाइट कलर देने के लिए ये इंडस्ट्रीज चॉक और एलम तक का इस्तेमाल कर रही है। और 1898 आते आते ब्लीचिंग एजेंट्स जो कि ब्रेड को व्हाइट कलर दें, इनका भी आविष्कार हो चुका था। और ये ब्लीचिंग एजेंट से नाइट्रोजन पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, क्लोरीन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ओजोन। होड़ लग चुकी थी पेटेंट्स फाइल करने की, कौन कितना जल्दी पेटेंट फाइल करा ले ताकि जो वीट है रिफाइंड फॉर्म में यानी मैदा, उसको ज्यादा से ज्यादा ब्लीच करके एकदम व्हाइट कर दे। इनफैक्ट यूएस के केमिस्ट थे हार्वे विले, उन्होंने सेव द ब्रेड सेव द नेशन एक कैंपेन तक शुरू कर दिया था। लेकिन अफसोस कि यूएस के कोर्ट्स में वो केस हार गए। कोर्ट्स ने कहा कि जो नाइट्रेट्स और ये जो केमिकल्स हैं वो विद इन परमिसिबल लिमिट्स हैं। लेकिन अब ये कौन डिसाइड करेगा कि परमिसिबल लिमिट कितनी हो। कहानी 1898 से आगे बढ़कर 1916 पे पहुंचती है। इस वक्त धड़ल्ले से पोटेशियम ब्रोमेट यूज किया जा रहा था ब्लीचिंग एजेंट के रूप में, यानी बढ़िया से एकदम वीट को गोरा कर दो, एकदम सफेद कर दो और उसको यूज करो व्हाइट ब्रेड के रूप में। और इससे किडनी में समस्या, थायराइड और कैंसर जैसी बीमारियां तक हो सकती थी। लेकिन दुनिया में किसी को कोई होश नहीं था। आज की तारीख में ये सब्सटेंस पोटेशियम ब्रोमेट ब्राजील, यूरोपियन यूनियन, कनाडा और चाइना में बैन किया जा चुका है। मई 2016 में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने स्टडी करी और पाया कि इंडिया में जितनी भी ब्रेड्स इस्तेमाल हो रही है 84% में आज भी पोटेशियम ब्रोमेट का इस्तेमाल किया जाता है। जब मई 2016 में इनकी पोल खुली है तब ऑल इंडिया ब्रेड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने ये कहा कि वो पोटेशियम ब्रोमेट को ब्रेड में यूज नहीं करेंगे। बाद में इंडिया में भी इस पे बैन लग जाता है, लेकिन यूएस में आज भी पोटेशियम ब्रोमेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे घर में जब अचार रखे जाते हैं तो उसमें जो नेचुरल प्रिजर्वेटिव है उनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सिनेमन, सोडियम, नमक, गार्लिक, क्लोव, हनी, अदरक। अगर आज की तारीख में आप किसी भी ब्रेड के पैकेट को देखोगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि ब्रेड में 53% रिफाइंड व्हीट फ्लोर का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस मैदे के इस्तेमाल से आपके शरीर में एकदम से इंसुलिन स्पाइक होता है, जिससे आपका शुगर लेवल बढ़ता है। और अगर आप बार बार मैदे का इस्तेमाल करेंगे तो आपको टाइप 2 डायबिटीज तक हो सकती है, आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं। इनफैक्ट शॉर्ट टर्म में आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन वो भी बढ़ेगा और आपकी क्रेविंग्स बढ़ेंगी। आप ज्यादा खाना खाओगे, जल्दी मोटे होगे, क्योंकि जो मैदा होता है उसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स से आपका जो खाना होगा वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा और दोबारा से आपको अगेन फूड की क्रेविंग्स होंगी। इसके अलावा ब्रेड में नमक होता है और इमल्सीफायर होता है, इमल्सीफायर E481। अब देखिए इसमें ना एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि सोडियम कंटेंट E481 में काफी ज्यादा होता है और आपको पता है कि ज्यादा सोडियम से ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तो आप अगर एक दिन में 4-5 ब्रेड खाते हैं तो इट मीन्स कि आप लगभग 200 ग्राम ब्रेड खा रहे हैं। 200 ग्राम ब्रेड का मतलब है कि आप ऑलमोस्ट 994 मिलीग्राम सोडियम ले रहे हैं। और अगर आप बढ़िया मक्खन लगा लेते हैं उन ब्रेड्स पे तो लगभग आप मान लीजिए कि 30 ग्राम मक्खन आप और ले लेते हैं। अब मक्खन में भी चूंकि सॉल्ट होता है जो बाजार में मिलता है तो उसमें लगभग 250 मिलीग्राम सोडियम आप ले लेते हैं। तो टोटल अगर आप एक नाश्ता करते हैं ब्रेड बटर का तो आप 1244 मिलीग्राम सोडियम ले लेते हैं, यानी डेली रिक्वायरमेंट की दुगने से भी ज्यादा। अब आप सोच लो कि आपका ब्लड प्रेशर कहाँ पहुंचेगा और आप कितना आगे हेल्दी रह पाएंगे। जून 2019 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर एपिडेमोलॉजी एंड जेनेटिक ने कहा था कि ये जो केमिकल है कैल्शियम प्रोपियोनेट, ये एलर्जीज, स्किन रैशेस और इनफैक्ट माइग्रेन हेडेक्स तक प्रोड्यूस कर सकता है। अगस्त 2002 में जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड चाइल्ड हेल्थ ने कहा था कि अगर बच्चे डेली ब्रेड को कंज्यूम करेंगे तो वो रेस्टलेस हो सकते हैं,
उनके मूड स्विंग हो सकते हैं, वो चिड़चिड़े हो सकते हैं, और जो उनका अटेंशन स्पैन है वो भी कम होगा, उनकी मेमोरी की स्किल्स, उनकी याद करने की क्षमता घटेगी। इसके अलावा ब्रेड में एसिडिटी रेगुलेटर E270 यूज किया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट E300 यूज किया जाता है। देखिए E270 में लैक्टिक एसिड होती है और E300 में एस्कॉर्बिक एसिड होती है। ये सेफ है एंड परमिटेड फॉर यूज है, इनके यूज में कोई बुराई नहीं है। अब आजकल क्या है ना कि मार्केटिंग में एक प्रीमियम प्रोडक्ट्स बेचने का ट्रेंड शुरू हो गया है। जैसे सबको टूथपेस्ट तो पहुंचा दिया तो क्या करें, माउथ वॉश पहुंचाएंगे। सबको साबुन तो पहुंचा दिया तो क्या करें, फेस वॉश पहुंचाएंगे। अब अगर आपको बाल भी धुलने हैं तो आपको शैम्पू यूज करना है, शैम्पू भी पहुंचा दिया तो क्या करें, हेयर कंडीशनर यूज करना है। अब ब्रेड वाले कैसे पीछे रह जाएं, तो व्हाइट ब्रेड की जगह एक नई नौटंकी शुरू हुई, ब्राउन ब्रेड। भाई ब्राउन ब्रेड बड़ी हेल्दी होती है। अब अगर आप ब्राउन ब्रेड की बात करेंगे तो देखिए इसमें साफ साफ लिखा है कि 53% इसमें होल व्हीट फ्लोर है। चलो ठीक है, लेकिन भैया बचे 47% क्या है उसका तो हिसाब दे दो। और कुछ ब्रेड वाले तो ऐसे हैं कि साफ साफ लिख रहे हैं कि 32% इसमें होल व्हीट फ्लोर है, उसके अलावा मैदा है। तो मतलब ये क्लेम नहीं करते हैं कि भाई हमारी ब्राउन ब्रेड में 100% होल व्हीट है। यानी ये किसी भी तरीके से फ्रॉड तो आपके साथ करेंगे ही, बस उसकी पैकेजिंग अलग अलग तरीके से चेंज कर देंगे। और एक्चुअली ये जो ब्राउन कलर है ना, ये कोई गेहूं का कलर नहीं है, इसके लिए भी बड़े पैंतरे आजमाए जाते हैं भाई। E150A, 150B, 150C, 150D, ये सारे कैरामल हैं ब्राउन कलर के लिए। अब कैरामल क्या है और ये कितना डेंजरस है, इसे मैं ऑलरेडी अपने कोल्ड ड्रिंक्स वाले वीडियो में बता चुका हूं, जिसको आप इस पॉपअप विंडो में देख सकते हैं।